This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल पुनः शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बख्श जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवानंद योगा जी उपस्थित हैं, आज इसके पहले भी एक आध बार उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और खुद वो नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति प्राप्त हुई है, इतनी ख्याति प्राप्त हुई। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग कल के चैप्टर जो हमारा चाइनीज ट्रीटाइज 7 पर हम लोग सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं और उसमें है ट्रीटाइज 7 एक किताब है जो चाइनीज के संबंध में है TCM की, उसमें हमारा चैप्टर 3 है जो हमारा है 5 एलिमेंट थ्योरी। उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे थे और हम वार्ता कर रहे थे गरिमा मैडम के साथ, गरिमा बिष्ट। आज हमारे यहाँ 2 गरिमा उपस्थित हैं, एक है भारद्वाज और एक है बिष्ट। तो गरिमा भारद्वाज मैडम पूछ रही थी कि बिष्ट मैडम कौन है, हमने कहा आज देख लेंगे, आप लोग दोनों लोग एक दूसरे को देख लेंगे। नहीं सर, मैंने इनको जब मैंने क्लास लिया था तो मैंने इनको देखा तो था, इन्होंने मुझसे सवाल भी किया था, बट मैंने सोचा कहीं कोई और ना हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है, तो हम लोग जो है क्लास को सौंप रहे हैं गरिमा मैडम को। तो ओवर टू यू गरिमा मैडम, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अरविंद सर को प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज हम देखेंगे, कल हमने पढ़ा था 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में। इसमें हमारा टॉपिक था आज है अ डेफिशिएंट गॉल ब्लैडर। सर 44 पेज नंबर है। जी ये आगे डेफिशिएंट गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है वो हमें निर्णय लेने का साहस और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अगर गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट है तो उस केस में हार्ट और सर आवाज मुझे ही कम आ रही है मैम, कि या वास्तव में कम है? बहुत कम आ रही है मुझे। पास करिए थोड़ा सा, तो आएगा मोबाइल से हो रहा होगा, थोड़ा पास करिए। जो गॉल ब्लैडर है वो हमें निर्णय लेने की क्षमता देता है, साहस प्रदान करता है। अगर गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हार्ट और मन जो है दोनों की डेफिशिएंसी हो सकती है। यहाँ पे हार्ट और लीवर दोनों का वो बताया गया है। डिसबैलेंस होने की वजह से क्या हो सकता है, हार्ट चाइल्ड है, लीवर मदर है। जब हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें सामान्य रक्त की कमी हो जाती है, इससे लीवर में रक्त का जो संग्रह होता है वो भी घट जाता है। जब हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय से होती है तो शरीर में रक्त की जो है वो कमी हो जाती है, जो लीवर में जो स्टोर ब्लड होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मासिक धर्म होता है वो कम होने लगता है। हार्ट और स्प्लीन का डिसबैलेंस बताया गया है। हार्ट मदर है, स्प्लीन सन है। Heart houses the mind. Spleen provide the mental faculties, capacity of concentration. If heart fire is deficient, if it fails to warm spleen yang, it leads to cold feeling, diarrhea. जो हृदय है वो मन का वास है और स्प्लीन हमें मानसिक क्षमता और एकाग्रता की क्षमता प्रदान करता है। जब हार्ट में अग्नि की कमी हो जाती है, हृदय में अग्नि की कमी हो जाती है, तो जो स्प्लीन यांग है उसको ऊर्जा, अग्नि गर्म नहीं मिल पाती, मतलब अग्नि अगर कम है हृदय में तो उसकी वजह से स्प्लीन को गर्मी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ठंड महसूस होती है और डायरिया की कंडीशन हो सकती है। इस तरीके से इसमें डिसबैलेंस बताया गया है। स्प्लीन और हार्ट, स्प्लीन जो है वो चाइल्ड है, हार्ट जो है वो मदर है। द स्प्लीन मेक्स की एंड ब्लड, द हार्ट नीडेड constant supply of blood. If the spleen does not produce enough blood, the heart will suffer following symptoms. जो स्प्लीन है वो की बनाती है और ब्लड बनाती है। हार्ट को रक्त के संचार के लिए निरंतर ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर स्प्लीन उस लेवल पर ब्लड नहीं बना पा रहा है तो उस कंडीशन में हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंसोम्निया की कंडीशन होती है, पल्पिटेशन हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है और हल्का अवसाद हो सकता है। स्प्लीन और लंग्स है, स्प्लीन मदर है। मैडम जी सर, इसमें बता दो यहाँ पर ऐसा देखिए, इसमें लिखा हुआ है, तो लीजिएगा ठीक। तो इसमें बता दूं, वर्चुअली आपको समझ में आने में, जब आप चाइनीज की थ्योरी पढ़ेंगे आगे तो कहीं आपको कंफ्यूजन लगेगा, तो उसके लिए बता दूं, स्प्लीन चाइल्ड है और हार्ट क्या है, मदर है। क्यों? हार्ट से बाद एनर्जी जा रही है स्प्लीन की ओर। तो अब देखिए, स्प्लीन मेक्स की एंड ब्लड। अब कंफ्यूजन आपको ये होगा कि क्या स्प्लीन ब्लड बनाती है? नहीं, ब्लड नहीं, वास्तव में ब्लड नहीं बनाती है, लेकिन ब्लड बनाने में सहायक है। कैसे? अगर की फूड की नहीं बनाए
तो यही फूड की जो आप वो ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफर करती है, किसको करती है, हार्ट को करती है और उधर लंग्स को करती है। तो लंग्स बनाता है, उससे एक की बनाता है, उसको गैदरिंग की कहते हैं। उसके बाद वो अगर, और ये हार्ट क्या बनाता है, वो ब्लड बनाता है। तो अब देखिए, अगर की न बनाए, अगर फूड की ठीक से न बनाए तो हार्ट ब्लड नहीं बना पाएगा। इस रूप में आपको दिखेगा कि ये स्प्लीन जो है ब्लड बना रही है। वास्तव में द हार्ट नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड। हार्ट को पंप करने के लिए, याद करिए, मॉडर्न साइंस मानती है कि पंप करने के लिए 0.8 सेकेंड में एक पूरा चक्कर पूरा हो जाता है। यानी अगर उसको, हार्ट को किसी समय सप्लाई ऑफ ब्लड न मिले तो वो बॉडी में भेज नहीं पाएगा। उसको जितना आता है, लगभग मान लीजिए अगर 5 लीटर आया तो वही 5 लीटर चला जाता है। तो आप समझ लीजिए जितना आया रक्त में, 0.8 सेकंड में जितना आया रक्त, उतना रक्त वो चला जाता है। अब if the spleen does not produce enough blood, तो स्प्लीन बनाते नहीं, इनफ की फूड की बनाएगी सो दैट कि वो चला जाए हार्ट के पास और हार्ट उससे बना दे। तो अगर ये भोजन नहीं बना पाती, भोजन ऊर्जा, तो हार्ट उसको ब्लड बना नहीं पाएगा। और अगर ब्लड नहीं बना पाएगा हार्ट, तो हार्ट विल सफर। तब फॉलोइंग सिम्टम्स हो गया, अनिद्रा आएगी, पल्पिटेशन आएगा, मेमोरी लॉस और स्लाइट डिप्रेशन, और साथ की हो गया। क्योंकि हार्ट जो है सारी भावनाओं का, मनोभावनाओं का नियंत्रक है, इसलिए जितनी भी भावनाएं हैं वो हार्ट में जरूर होंगी। तो इसलिए इस रूप में आप देखिएगा इसको, ऐसा नहीं, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां लिखेगा फूड की बनाती है और हार्ट बनाता है ब्लड। तो आपको लगेगा स्प्लीन कैसे ब्लड बना रही है, तो स्प्लीन अप्रत्यक्ष रूप से ब्लड बना रही है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बना रही। ठीक, चलिए आइए जी मैडम। रिलेशन स्प्लीन मदर है, लंग्स सन है, इन दोनों में क्या डिसबैलेंस हो सकते हैं? और आज थोड़ा तेज धीमा आवाज होगी जी सर, आवाज धीमी थी, आवाज धीमी थी। स्प्लीन मदर है और लंग सन है। स्प्लीन ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स, इट दिस वर्क इज इम्पेयर्ड, फ्लेगम विल बी फॉर्मेट सर यही टॉपिक था ना हमारा, हाँ जी, फॉर्मेट द फेल्गम। जो स्प्लीन है वो ट्रांसफॉर्म करती है और परिवहन करती है फ्लूइड्स का। अगर कफ बहुत ज़्यादा बनता है तो उसके इस कार्य में बाधा आएगी, जिसकी वजह से जो कफ है वो स्प्लीन अभी अपनी जो एनर्जी है वो लंग्स को भेजती है। तो जो कफ था वो लंग्स में स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होगी और अस्थमा की प्रॉब्लम होगी। अगला है हमारा लंग्स चाइल्ड है और जो स्प्लीन है वो मदर है। द लंग्स गवर्नर की, इफ लंग्स की इज डेफिशिएंट, स्प्लीन की विल आल्सो बी डेफिशिएंट, दिस विल केस फ्रॉम फॉलोइंग सिम्टम्स। जो लंग्स है वो गवर्नर है की का, और लंग्स की अगर डेफिशिएंट हो जाएगी तो स्प्लीन विल, तो उस केस में क्या होगा, स्प्लीन की भी डेफिशिएंट टायर्डनेस होगी, नो एपेटाइट, भूख कम लगेगी और लूज स्टूल होगा। लंग्स की डेफिशिएंट और स्प्लीन की डेफिशिएंसी दोनों की दोनों एक साथ साथ भी हो सकती हैं। अगला है हमारा लंग्स मदर है, किडनी सन है, इन दोनों में क्या डिसबैलेंस हो सकते हैं? लंग्स की नीचे की ओर जाती है जिससे किडनी नीचे रोक कर रखती है। लंग्स द्रव्यों को भी नीचे की ओर प्रभावित करता है। जब लंग्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लंग्स की फ्लूइड्स के नीचे किडनी को नहीं भेज पाता, जिससे निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। जो लंग्स है वो नीचे की ओर अपनी की को ऊर्जा को भेजता है, किडनी उसे रोक कर रखती है, लेकिन जब लंग्स द्रव्यों को नीचे की ओर प्रभावित, जब लंग्स डेफिशिएंट हो जाएगा तो वो अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से लंग्स की डेफिशिएंसी होगी और ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी और ड्राइनेस ऑफ द किडनी होगी। किडनी चाइल्ड है। इसमें इसका समझ लीजिए अर्थ क्या है। लंग्स मदर है और किडनी उसका चाइल्ड है, ये हम लोगों ने देखा है साइकिल में। अब लंग्स की जब फूड की ने बनाया तो वो चला गया हार्ट के पास, वो चला गया लंग्स के पास, तो लंग्स ने की बना दिया। अब ये की अपने लिए नहीं रखती है, की सबको पूरा उसको फैलाना है इसको, तो लंग्स की नीचे की ओर जाती है। और किडनी क्या करती है, किडनी नीचे है तो नीचे क्या करती है, किडनी उसको रोकती, मतलब उसको रिसीव करती है। रोकना मतलब रिसीव करना, कैसे आप बारात कोई है उसको आप रिसीव करते हैं, तो किडनी नीचे रोक लेती है। और क्या करती है, किडनी के पास, किडनी सप्लाई कर रही है किसको, एसआई को,
स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, यूरिनरी ब्लैडर को, ट्रिपल फार्मर को, इन सबको सप्लाई कर रही है। तो क्या करती है किडनी, किडनी जितनी आवश्यक मात्रा उसको चाहिए अपने लिए और इन सब चारों पांचों ऑर्गन के लिए, उतना जो है किडनी रिसीव करती है और शेष को किडनी वापस भेज देती है। तो ये परसेंटेज कम चला जाता, मान लीजिए 100 आया और उसने 80 ले लिया और 20 को वापस भेज दिया, चलिए बढ़िया, ठीक हो। लेकिन अगर मान लीजिए लंग्स के पास एनर्जी है ही नहीं, लंग्स डिफिशिएंट है, लंग मदर अफेक्टेड, लंग्स डिफिशिएंट हो गया है, एनर्जी भेज नहीं पा रहा है, तो यानी किडनी को भी तो इसी से ऊर्जा मिल रही है। यद्यपि किडनी जो है खुद सप्लाई करती है सबको, लेकिन नहीं, डे टू डे कामों के लिए भी लंग्स एनर्जी जो डिफिशिएंट जो एनर्जी है वो देता है। अब किडनी डिफिशिएंट हो गई तो किडनी जो है भेज नहीं पा रही, तो किडनी खुद ही डिफिशिएंट होने लगती है। इससे क्या होगा, ब्रेथलेसनेस। क्यों, ये जब किडनी के ऊपर से गई नहीं तो जितना रहेगी वो ऊपर वहीं रुक जाएगी। ब्रेथलेस क्यों होती है? वर्चुअली क्या होगा, अगर लंग्स की किडनी के भी कम है और लंग्स की भी, भाई किडनी ने भेजा नहीं भेजा, भेज नहीं पाया तो किडनी की भी कम हो गई, और लंग्स की कम ही है, तो जो एनर्जी थोड़ा बहुत जनरेट हुई वो वहीं पर आपको चेस्ट में रह जाएगी, तो ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। और किडनी रिसीव नहीं करेगी क्योंकि किडनी के पास एनर्जी कम है, तो जो पहुंचेगी, मान लीजिए 2-4% वाली पहुंची, तो उसको किडनी रोक नहीं पाएगी, खुद ही बीमार है, तो वो क्या करे, पूरा जाकर ऊपर अटैक कर देगी दोबारा, और जा करके वहां ब्रेथलेसनेस फिर और हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ड्राइनेस इन द किडनी। क्यों? क्योंकि किडनी लंग्स जो है दोनों चीज भेजता है, भी भेजता है और उसके साथ जल भी भेजता है, मतलब फ्लूइड, तो दोनों चीज होगा तो ड्राइनेस ऑफ द किडनी, किडनी ड्राई भी हो जाएगी। चलिए मैडम, अगला हमारा किडनी चाइल्ड है और लंग्स मदर है। इफ किडनी की इज डिफिशिएंट तो किडनी ऊर्जा को नीचे रोक नहीं पाती है। ऐसे में ऊर्जा मार्ग उल्लंघन कर ऊपर की ओर चली जाती है, फेफड़ों में अवरोध पैदा कर देती है, जिससे सांस फूलने लगती है। अगर किडनी की जो ऊर्जा है वो डेफिशिएंट अगर कम है तो किडनी जो ऊपर से जो लंग्स से जो की आ रही है उसको रोक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से जो की है वो ऊपर दोबारा वापस जाएगी, मार्ग उल्लंघन हो जाएगा, कंट्रवेक्शन होगा, जिससे फेफड़ों में लंग्स में अवरोध हो जाएगा और सांस फूलने लग जाएगी। गुड। किडनी मदर है, लीवर सन है, इन दोनों में क्या डिसबैलेंस हो सकता है? किडनी जो यिन है वो नरिश करती है लिवर इन और लिवर ब्लड को। किडनी यिन पोषण देती है लिवर इन और लिवर ब्लड को। अगर किडनी यिन ही डेफिशिएंट हो जाएगी, की कमी हो जाएगी, तो लिवर इन को और लिवर ब्लड को पोषण नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से टिनिटस की प्रॉब्लम होगी, डिजीनेस होगी, हेडेक होगा और इरिटेबिलिटी होगी। किडनी और लीवर का जो संबंध है उपचार के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। लीवर और किडनी, लीवर जो है वो चाइल्ड है, किडनी मदर है। लीवर ब्लड नरिश रिप्लेसेस द किडनी एसेंस। जो लीवर ब्लड है वो नरिशमेंट देता है किडनी एसेंस को। अगर लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी है की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से डिजीनेस, टिनिटस, नाइट स्वेटिंग होगी और सेक्सुअल वीकनेस हो सकती है। अब इसमें हमारा है 5 एलिमेंट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। 5 एलिमेंट की ठीक, ये वाला इसको बताना तो नहीं है, लीवर ब्लड मेडिसिन एंड रिप्लेसेस द किडनी से, ठीक है। किडनी एसेंस, देखिए किडनी एसेंस को मिला हुआ है, किडनी के पास एसेंस है। अब ये इसको क्या है, रिप्लेनिश करना, जो भी वो करती है तो क्या करते हैं, उसको बार बार उसको परिमार्जित और परिशोधित करना होता है। तो लीवर ब्लड क्या करता है, लीवर ब्लड इसको पोषण, इसको भी देता है पोषण। तो किडनी सेंस को, अगर किडनी सेंस कहीं कमजोर पड़ गई, अगर लीवर ब्लड खुद ही कम है तो किडनी सेंस को कैसे पोषण दे पाएगा? तो फिर ये होगा, डिजीनेस आएगी, टिनाइटस आएगा, नाइट स्वेटिंग होगी और सेक्सुअल वीकनेस होगी। ये ठीक, आगे जी मैम। कर सकते हैं। एक तो 5 साइकिल के अकॉर्डिंग और दूसरा 5 शू पॉइंट के अकॉर्डिंग। 5 एलिमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग हम हमारे 4 चक्र्स देखे थे हमने। एक क्रिएशन साइकिल था जिसे हम जनरेशन साइकिल भी कहते हैं, एक सब्जेक्शन साइकिल था जिसे कंट्रोल साइकिल कहते हैं, एंटी क्रिएशन साइकिल और एंटी सब्जेक्शन साइकिल जिसे कहते हैं इंसल्टिंग साइकिल, जो हमने कल देखा था। यूज ऑफ 5 एलिमेंट साइकिल इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अगर हम हेलो, पहले लीवर की
इज डेफिशिएंट। अगर हम लीवर डेफिशिएंट की कंडीशन देखेंगे तो पहले लीवर की डेफिशिएंसी के हम कारण को देखेंगे कि किस कारण से, कौन से कारण है जिनकी वजह से लीवर डेफिशिएंट हुआ है। अगर मदर एलिमेंट जो वाटर किडनी लीवर का पोषण नहीं कर पा रही है तो किडनी लीवर दोनों को टोन किया जाता है। दूसरा है हमारा, अगर कंट्रोलर एलिमेंट जो है मेटल लंग्स के लीवर पर ओवररिएक्ट करने के कारण लीवर की डेफिशिएंसी हुई है तो लंग्स को सिडेट किया जाता है। तीसरा, इफ सन हार्ट इज फ्लोइंग टू मच, अगर जो हार्ट है, जो पुत्र है वो पिता से लीवर से बहुत ज्यादा ऊर्जा को ले रहा है तो उस कंडीशन में हार्ट को हम सिडेट करेंगे। अगर स्प्लीन जो है वो लीवर को स्प्लीन जो है वो लीवर का कंट्रोल ऑर्गन है, अगर लीवर को ही उल्टा प्रभावित कर रहा है तो लीवर में डेफिशिएंसी के कारण हार्ट भी डेफिशिएंट कर देगा तो इस कंडीशन में हम स्प्लीन को सिडेट करेंगे। अगर लीवर में डेफिशिएंसी के कारण हार्ट भी डेफिशिएंट हो जाता है तो इस कंडीशन में लीवर और हार्ट दोनों को टोन किया जाएगा। अगर लीवर एक्सेस है तो इस कंडीशन में लंग्स की डेफिशिएंसी होगी, जिससे लंग्स लीवर का कंट्रोलर नहीं कर पा रहा है तो टोन लंग्स सिडेट लीवर। अगर लीवर एक्सेस के कारण स्प्लीन डिप्रेस हो रही है तो टोनिफाई स्प्लीन। जब लीवर बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है तो वो स्प्लीन को उसकी एनर्जी जो है वो स्प्लीन को डिस्टर्ब करने लगती है, जिसके लिए हम जैसे हम लीवर 13 को ट्रीट करते हैं तो उसकी जो लीवर जो एक्सेस एनर्जी होती है वो स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाती है तो स्प्लीन टोन हो जाती है। अगर लीवर एक्सेस है तो मदर किडनी को से टू मच एनर्जी को ड्रॉप कर रही है तो टोनिफाई किडनी। इसी प्रकार से हार्ट, आवाज ब्रेक हो रही है एवं किडनी की डेफिशिएंसी का उपचार किया जाता है। तो इसमें ये बताया है, देखिए दो चीजें हैं हम लोग को ये जानना चाहिए। थैंक यू मैम, बढ़िया। तो अगर लीवर एक्सेस कारण, ठीक, बोलिए। नहीं सर, आप कर दीजिए एक्सप्लेन, खत्म हाँ हो ठीक, गया। चलिए। अगर लीवर एक्सेस है, ये आपने बताया, मैडम ने बताया भी कि अगर लीवर एक्सेस है और मदर किडनी से टू मच एनर्जी को ड्रॉ कर रहा है, मतलब ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके सिम्टम तय करेंगे कि मैंने लीवर एक्सेस है और वो लीवर एक्सेस हो गया तो नेचुरली किडनी से वो एनर्जी की मांग करेगा क्योंकि उसको भी चाहिए। तो अब एनर्जी के लिए उसमें कह रहे हैं कि आपको ऐसे में किडनी को टोनिफाई कर दीजिए, तो किडनी लीवर अधिक चाह रहा है तो मदर किडनी अगर टोनिफाई कर देंगे तो वो अधिक सप्लाई करना शुरू कर देगी। अब इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल में क्या होता है लीवर एक्सेस वाले में, लीवर वुड एलिमेंट है। वुड एलिमेंट का नेचर कैरेक्टर क्या है, इधर हिलता है उधर हिलता है, इधर जाता है उधर जाता है, यानी लीवर सब जगह ऊर्जा को छित रहता है। एक तो ये दशा है। दूसरी क्या होती है कि लीवर नॉर्मली लीवर यांग, जो लीवर इन तो लीवर ले रहा है लेकिन लीवर यांग किडनी से नहीं लेता, लीवर इन लेता है, पोषण लेता है, ठीक है। अब लीवर यांग नॉर्मली क्या है, कभी कभी लीवर हम लोग कहते हैं ना लीवर नेवर डिफिशिएंट, तो कारण ये कि लीवर यांग नॉर्मली डिफिशिएंट नहीं रहता। तो लीवर यांग क्या करता है, जब वो पावरफुल हो जाता है और अपने उसके आसपास के ऑर्गन, और कौन खाने, स्प्लीन है, स्टमक है, यूबी है, किडनी है, एलआई है, एसआई है। किडनी छोड़ दीजिए, एलआई एसआई तो है, तो 3-4 उसके पास ऑर्गन है बगल में। तो जब कभी लीवर एक्सेस हो जाता है तो क्या करता है, ये कभी स्प्लीन को देखा कमजोर, स्प्लीन पे अटैक कर दिया, स्टमक को देखा कमजोर, स्टमक को अटैक कर दिया, एसआई को देखा कमजोर, एसआई पे अटैक कर दिया, एलआई को देखा वो तो एलआई पे अटैक कर दिया। ये लीवर का ये वैसे लीवर इज सपोज्ड विद द फादर ऑफ बॉडी, पूरे शरीर में फादर की भूमिका निभाता है। अगर बॉडी को एक सेल मान लें तो ये लीवर उसमें फादर की भूमिका निभाता है और स्प्लीन हमारी मदर की भूमिका निभाती है, फूड की पहली बार बना के हुई देती है। तो इसमें अगर मान लीजिए लीवर एक्सेस हो गया और वो अटैक कर रहा है स्प्लीन पर, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए स्प्लीन को टोन कर दीजिए और लंग्स को सिडेट कर दीजिए।
अरे सॉरी, लीवर को सिलेक्ट कर दीजिए और स्पिन को टोन कर दीजिए। ये नॉर्मली हम लोग करते हैं, तो हम लोग उधर क्या करते थे, इधर हम लोग क्या स्पिन को टोन करना होगा, तो SP3, SP6 स्टमक का पॉइंट भी आता है, UB21 आता है, UB20 आता है, और स्टमक 36 और स्टमक CV12। तो 4 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट बैक शू पॉइंट, तो 6 पॉइंट से अगर हम चाहें तो स्पिन को बढ़िया से टोनिफाई कर सकते हैं। स्पिन 3 और 6, स्पिन का 3 6, स्टमक का 2 पॉइंट, स्टमक का पॉइंट 2 होगा, एक CV12 और एक SP36, और 2 पॉइंट बैक शू पॉइंट होंगे, UB20 और UB21। इनसे हम इसको टोन कर देंगे, सब टोनिफाई। इधर लीवर को करना है तो लीवर 3, 13, 14, GP34 और ट्रिपल वार्मर 6 और पेरिकार्डियम 6, 6 पॉइंट इधर है। 6 पॉइंट को इधर से गेट कर दिया और उधर 6 पॉइंट को उधर टोन कर दिया। तो इससे क्या होगा, स्प्लीन जहां टोन हुई और लीवर डिफिशिएंट हो गया, तो ये जो रिलेशनशिप है एक दूसरे मारने पीटने वाला, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे हम लोग सिद्धांत करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट को पार करके और हम लोगों को समझ लेना है, और इस आधार पर हम लोगों को ट्रीटमेंट का पैटर्न डिसाइड कर लेना है। तो बहुत बढ़िया, चैप्टर जो है 2 दिन में पूरा हो गया। और रमन जी, कैसा लगा आपको? शिवराम जी, कैसा लगा आपको? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। थोड़ा गरिमा जी की स्पीड तो थी, लेकिन फिर भी कवर करने की कोशिश की हमने। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो स्पीड रहेगी। अच्छा, हिमाद्री हाँ। मैडम बहुत दिन बाद आई है शायद। हिमाद्री मैडम वहां से ज्वाइन कर रही क्या, गुजरात से? दूसरे के नाम से ज्वाइन हुआ शायद, कि यही नाम है हिमाद्री मैडम का? एनीवे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चाइनीज में हम लोगों ने पढ़ा, इनयान पढ़ा सेमेस्टर 2 में, इनयान पढ़ा, हम लोगों ने 5 एलिमेंट चार्ट पढ़े। अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज का सेमेस्टर 1 था हमारा, उसमें हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े थे। तो जब भी चाइनीज का हम लोग यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, पहला कभी भूलना नहीं है। अगर हम लोग किसी सिस्टम को जानना चाह रहे हैं तो एक सूत्र बना लें कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप हमेशा आएगा हमारा करस्पॉन्डेंस का, नंबर 1, उसको भूलना नहीं है। करस्पॉन्डेंस से बड़ा सिद्धांत, बढ़िया सिद्धांत नहीं है कोई। अगर लंग्स यहाँ पर हम मान रहे हैं, चाइनीज माने जहां भी माने, अगर लंग्स यहाँ मान रहे हैं तो हम इनको हम लोग टोनिफिकेशन, सिडेशन जो भी करेंगे, हम इस प्रेशर देंगे। तो पहला हमारा करस्पॉन्डेंस सिद्धांत। तो करस्पॉन्डेंस के 3 चरण, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। करस्पॉन्डेंस के 3 चरण। पहला, करस्पॉन्डेंस में उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करिए जिस ऑर्गन में आप फील कर रहे हैं, कोई लंग्स को हो, हार्ट को हो, लीवर को हो, किसी को भी हो, तो आपको स्टिमुलेशन देना यहाँ पर। नंबर 1, जो भी जगह है, मतलब ऑर्गन का जो ऑर्गन, नंबर 1 ऑर्गन को स्टिमुलेट करिए। नंबर 2, इसी के चरण में नंबर 2 चरण में आएगा, नंबर 2 चरण में आएगा, आप उसके स्पाइनल कॉर्ड पर स्टिमुलेशन दीजिए। अगर आपने यहां पर कभी चना मटर बांधा हुआ है, मानिए लंग्स पर कर रहे हैं और आपने चना मटर यहां बांधा हुआ है, तो आप चना मटर यहां भी स्टिमुलेट करिए। तो पहले यहां करिए, दूसरा स्पान में करिए, और तीसरा थोड़ा हाथ को अच्छे से दिखाइए सर, आप हाथ को थोड़ा हाथ क्या दिखाना, मतलब आप ये, मतलब हम तो करस्पॉन्डेंस क्यों बता रहे हैं। मेरा कहना है करस्पॉन्डेंस आप जो भी समझ रहे हैं ना, करस्पॉन्डेंस सब लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर सेमेस्टर 1 के ऊपर सब लोग हैं। करस्पॉन्डेंस में जहां भी ऑर्गन आ रहा है आपके चाइनीज में, मान लीजिए कहीं आप इसको रखते हैं ऐसे और लीवर को राइट में रखते हो, तो लीवर, तो उस ऑर्गन, मैंने पहला उस ऑर्गन को आप स्टिमुलेट करिए जिस ऑर्गन में आप कर रहे हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे स्प्लीन हो, कुछ भी हो, जिस पे करना चाहते हैं पहले उसको, उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करिए। नंबर 2, उसी के चरण में नंबर 2 स्पाइन को, स्पाइन हमारा यहाँ है, दो पैर है, इन पे बीच में स्पाइन है पीछे यांग साइड में, तो इसको स्टिमुलेट करिए। नंबर 3 हमारा ब्रेन कहीं होगा, ब्रेन हम लोगों ने कहाँ माना है,
यस एग्जैक्टली। तो यहाँ ये स्टिमुलेशन, तो तीन ये अब जा करके करस्पॉन्डेंस पूरा हुआ, उसके पहले पूरा नहीं है, अधूरा है। अगर आपने केवल ऑर्गन में किया हुआ है तो हमको जो प्रोफेसर पार्क जी वो कह रहे हैं कि हमको अल्टीमेटली मैसेज देना है किसको, ब्रेन को। कोई भी करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो भी हम यूज कर रहे हैं या कोई भी मेरिडियन सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट ये है कि हमको अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन देनी है। हम स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो एनर्जी अल्टीमेटली पास ऑन करती है, वो एक स्पीड से पास ऑन करती है, उसकी भी स्पीड है, और वो अल्टीमेटली जाती है और जाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जाएगी और अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुंचेगी। तो हमको करस्पॉन्डेंस के 3 चरण, नंबर 1 ऑर्गन, नंबर 2 स्पाइन, नंबर 3 ब्रेन। पहला इसको नहीं भूलना। दूसरा हम लोग नाभि बात करते हैं कि नाभि हमारा नाभि सही है कि नहीं सही है। हमारे पास सिंगलिएट पॉइंट है, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में पॉइंट है, हम कहते हैं राइट थंब वात ज्वाइंट या राइट बिग टो वात ज्वाइंट 2-5 सीडेट 1-7 टो। तो हम चाहे हम CV8 को सीडेशन, अब CV8 को सीडेट करेंगे, टोनिफिकेशन नॉर्मली सीडेट होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्यूट है सीडेट होगा। लेकिन मान लीजिए कभी क्रॉनिक कंडीशन है तो हमारे पास दूसरा तरीका है। ये उंगली हमारी क्या है, मेल में राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो नॉर्थ पोल है, और फीमेल में राइट मिडिल फिंगर नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल माने व्हाइट मैग्नेट, और अगर और साउथ पोल की बात करें तो समझ लीजिए कि वो पीला मैग्नेट जो दिखने वाला, जो टोनिफिकेशन वाला। तो अगर हम लोग मान लीजिए मानते हैं CV8 हमारा पॉइंट यहां पर आया, ये पॉइंट CV8 मान लीजिए है, दिखाई पड़ रहा है। तो इस पॉइंट को अगर मैंने यहां पर टच किया, देख लीजिए दिखाई पड़ रहा है सबको, जी। तो इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने टच किया और मुझे कुछ वाइब्रेशन मिली, मुझे कुछ, नोट कर लीजिए आप, मुझे कुछ वाइब्रेशन मिली। तो इस वाइब्रेशन का अर्थ यह है कि यहां पर जो है वो टोनिफिकेशन मांग रहा है, यानी एनर्जी यहां पर कम है, तो यहां CV8 को टोन करना पड़ेगा मुझे। हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, पेशेंट और उसके सर ये कितने दिनों में महसूस होने लगता है? एकदम तो नहीं आता है ऐसे? अभी बता रहे हैं इसका जी। ये मेल का, हम थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं, हम थेरेपिस्ट के इंडेक्स की बात कर रहे हैं। थेरेपिस्ट अगर फीमेल है तो उसका राइट मिडिल फिंगर, और थेरेपिस्ट अगर मेल है तो उसका राइट इंडेक्स फिंगर, ये नॉर्थ पोल है। अब ये जब यहां पर हम टच करेंगे, और तरीका और जानने का है, अगर सीखने का तरीका है तो करिए, तुरंत आंखें बंद करिए, आंखें पहले इसको पूरा साफ रखिए ताकि मतलब कोई गंदगी ना हो, दोनों उसका भी और आपके हाथ का भी। यहां पर टच करिए, जहां भी टच करना चाहिए, किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो जिस पॉइंट को आप टच करें, आंखें बंद करिए और फील इट कि आपको क्या फील हो रहा है। तो एक कोई यूं वाइब्रेशन समझ में आएगा, दूसरी उंगली से करेंगे तो वाइब्रेशन समझ में नहीं आएगा। राइट इंडेक्स फिंगर से करेंगे तो समझ में आ रहा है, तो राइट मिडिल फिंगर से समझ में नहीं आएगा, यानी नहीं हो रहा होगा वहां। तो जहां हो रहा हो, यानी ये मेरा नॉर्थ पोल है, तो अगर मेरा वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन तभी होगा साइंस की दृष्टिकोण से जब दूसरी जगह साउथ पोल हो और आपका नॉर्थ पोल है, मेरा नॉर्थ पोल है, तो यहां वाइब्रेशन तभी होगा जब ट्रेवल कर रही होगी एनर्जी, ट्रेवल तभी करेगी जब उधर साउथ पोल होगा, तो यानी वहां एनर्जी कम है, इसलिए ट्रेवल, इसलिए ये मूवमेंट हो रही है, इसलिए वाइब्रेशन फील हो रहा है। अगर दोनों ये भी मेरा नॉर्थ है और वो भी नॉर्थ है, मतलब वो भी अधिक एनर्जी है, तो मेरा रिपल्सन होगा, तब कोई एनर्जी फील ही नहीं होगी, मूवमेंट ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो CV8 को नॉर्मली सीडेट किया जाता है, लेकिन हम
क्रॉनिक दशाओं की बात कर रहे हैं, कभी क्रॉनिक दशा में ऐसा होता है कि CV को हम लोगों को टोन करना पड़े, CV8 को, तो दूसरा तरीका हमारे पास हो गया। नाउ कम टू थर्ड वन। अब हम चाइनीज की बात कर रहे हैं, हम चाइनीज में, अब हम लोग कहें कि चाइनीज में हम लोग अब प्रॉपर डायग्नोसिस पे आ गए। तो हमने क्या किया, नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट हमने पढ़ा रखा है, हमने पढ़ रखा है ज़ीक्लेट पॉइंट, हमने पढ़ रखा है डिस्टल पॉइंट, हमने पढ़ रखा है 5 शू पॉइंट, सारे हमारे सिद्धांत हमने पढ़ रखा है फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, हमने पढ़ रखा है ज़ीक्लेट पॉइंट, हमने पढ़ रखा है हॉररी पॉइंट। तो ये जो सिद्धांत सिद्धांत का एप्लीकेशन करना है, इस सिद्धांत का एप्लीकेशन करना है। कैसे एप्लीकेशन करेंगे, हमने कहा कि जब कोई बीमारी आएगी तो कहां जाएगी, हमने पहला सिद्धांत बोला कि जब भी कोई बीमारी आएगी तो वो बीमारी, चाइनीज की बात कर रहे हैं केवल, जब भी कोई बीमारी आएगी तो चाइनीज ने कहा कि वो आपकी उसमें नहीं आएगी, आपके भौतिक शरीर में नहीं आएगी, वो एक शरीर में आएगी। किस शरीर में, उसको ऊर्जा शरीर कह दिया उन्होंने। तो ऊर्जा शरीर माने पराभौतिक शरीर। मोनी बाटवाल मैडम, अनिल शर्मा मैडम, नमस्ते। हेमंत सिंह, हिमाद्री मिस्त्री मैडम, सब लोग समझ रहे हैं ना इस बात को। जब भी कभी आएगी बीमारी या कोई चीज आएगी ऊर्जा, तो बीमारी भी तो ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है। तो कोई भी ऊर्जा आएगी तो वो पहले कहाँ आएगी, ऊर्जा शरीर में आएगी, हमारे भौतिक शरीर में नहीं आएगी, उसके बगल में ही। ऐसा मत सोचिए कि कोई दीवार अलग से बना, ना, उसी शरीर में ही, लेकिन पहले ऊर्जा शरीर, चारों तरफ ऊर्जा शरीर है, इसमें आएगी बीमारी, आएगी कुछ भी आएगी। फिर वो एनर्जी प्रवेश करेगी मेरिडियंस के माध्यम से आपके शरीर में, जो शरीर में आपके मेरिडियंस बने हुए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऊर्जा प्रवाह पथ। तो जब बार बार कह रहे हैं चाइनीज, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच ए मैन इज क्रिएटेड। हमारा जन्म उसी से हुआ है, यानी जब जन्म जब हो रहा था तब मेरिडियन फॉर्मेशन हो चुका है, जन्म के पहले, संसार में आने के पहले मेरिडियन फॉर्मेशन हो चुका है। आफ्टर कंसीविंग के बाद हो चुका है। नंबर 1, उनका मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स। डिजीज आती है बाहर से तो वो तभी आती है और इन्हीं मेरिडियंस मार्ग से अंदर चली जाती है, दरवाजे यही है। फिर उनका मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। अगर मनुष्य को स्वस्थ होना है तो बीमारी को इसी रास्ते से उनको बाहर निकाल देना है। और मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज एराइजेस। एराइज माने नीचे से उठ रही है, यानी इंटरनल कंडीशन की वजह से भी उठ सकती है। इंटरनल मेटाबॉलिक कंडीशन तमाम है जिनकी वजह से भी एनर्जी इधर से उधर हुई, वहां किसी वजह से कमजोर पड़ी तो बीमारी वहीं से भी उठ सकती है, कोई टॉक्सिन आपका डेवलप हो सकता है। तो जब इस बात को कह दिया तो यानी अर्थ यह है कि कोई भी बीमारी आएगी तो किसी मेरिडियन मार्ग में आएगी। मोहनी बाटवाल मैडम, कहीं भी आएगी, हेमंत सिंह, कहीं भी आएगी तो कहां पर आएगी, वो कहां पर आएगी बीमारी, मेरिडियन पथ पे आएगी, किसी मेरिडियन पथ पे आएगी। तो हमको बस जानना ये कि हमारे शरीर में मेरिडियन पथ जो 14 है वो कहां कहां है। हमने कहा कि हमारे इस मेरिडियन यहां से आई और इस मेरिडियन मार्ग से आगे बढ़ रही है, तो हमने कहा अरे ये तो हमारा स्टमक मेरिडियन है। हमने कहा ये तो आया ऊपर से और ये नीचे से आकर के यहाँ चला गया, तो ये हमारी स्टमक मेरिडियन है। इस मार्ग में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा ध्यान किस में जाना चाहिए, बोलिए, स्टमक मेरिडियन। अब हमको अब ध्यान देना कि इस मेरिडियन मार्ग में कोई पॉइंट है कहीं पर, तो जो पॉइंट हो उसके आसपास को पॉइंट होंगे कोई, तो उस पॉइंट को हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। अब प्रोटोकॉल की बात सोचिएगा, हम सिंगल बात कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मालूम, आपने क्यों छोटा मोटा पढ़ा है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपने कहा हमने मेरिडियन तो पढ़ी है, तो उस मेरिडियन में आपने कहा यहाँ पर हमारा आया, तो
आपने कहा चलिए कोई बात, और यहाँ पर आया तो हमारा यहाँ पर ST 11 10-11 यहाँ आता है, क्लेविकल बोन्स के पास 10-11 आ जाएगा। तो हमने कहा भाई 10-11 है, तो हमने 10 और 11 दोनों पर मेथी लगा दिया। हमें नहीं मालूम बैलेंस करना और टोनिक, अभी कुछ नहीं मालूम हमको, हमने उसमें मेथी लगा दिया। अब हमने देखा कि चलिए जहां जो मेरिडियन है इसके बगल में कोई मेरिडियन है, तो हमने देखा यस देयर इज वन मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, इसके बिल्कुल बगल में किडनी मेरिडियन हमने देखा। और हमने कहा कि किडनी मेरिडियन का यहाँ पर पॉइंट 26-27, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब हमको वो मत कोट मत करिएगा, 26-27 मान लीजिए, मैंने कहा कि 26-27 के आसपास है किडनी का, तो हमने कहा किडनी का 26 पॉइंट, तो किडनी 26 पॉइंट हमने लगा दिया। क्लियर? बोलिए हाँ हाँ हाँ, बोलिए हाँ ना। यस सर। फिर हमने देखा कि चलिए कोई बात नहीं, अब हमारा स्टमक मेरिडियन है, किडनी मेरिडियन है, आपको लगा कि नहीं बगल में एक और मेरिडियन है, और एक हमारे पे कौन सा मेरिडियन है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, सीवी मेरिडियन। तो सीवी मेरिडियन का हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, उसी के आसपास हुआ, तो सीवी का कोई पॉइंट होगा यहाँ पर 24 नहीं होगा, और नीचे होगा 23-22, 21-22 से नीचे होगा, 20-21 के आसपास होगा, तो 20-21 पॉइंट होगा, तो हमने 20-21 पॉइंट पे मेथी लगा दिया। ठीक है, पहला फंडामेंटल जो हमको समझना है और इसी रूप में समझना है, तभी हम लोग समझ पाएंगे आगे। चाइनीज बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है, आप समझ जाएंगे तो इतना आनंद आएगा आपको कि कुछ कह नहीं सकते। आनंद को एंजॉय करना, आनंद को लेना है, जॉय है ना, हैप्पीनेस, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर और हार्ट दोनों। फिर हमने पढ़ा है एक दौर सिद्धांत पढ़ा हमने, डिस्टल पॉइंट। हमने डिस्टल पॉइंट में पढ़ा कि अगर ऊपर की यहां से लेकर के माथे से लेकर गले तक की कोई प्रॉब्लम हो तो हमको LI4 हमारा पॉइंट डिस्टल पॉइंट है जो हमारा उसको कंट्रोल कर रहा है। व्हाट इज डिस्टल पॉइंट? डिस्टल पॉइंट वो पॉइंट है जो उस मेरिडियन मार्ग के सारी चीजों कंट्रोल कर रहे हैं उतने एरिया के लिए। उतने एरिया के दरोगा जी हैं, वो SHO हैं, स्टेशन हाउस अफसर, जो स्टेशन हाउस है हमारा पुलिस चौकी, उसके अफसर हैं, तो वो कंट्रोल कर रहा है। तो भाई उसको बात करिए, या नहीं है मान लीजिए, अगर आपने कहा कि नहीं और आपने मान लिया कि SP साहब हमारे वो है डिजिटल वो है, तो दूर बैठे हुए हैं लेकिन कंट्रोल उनका यहाँ पर है, तो आपने उस पॉइंट को, डिजिटल पॉइंट को आपने कहा LI4, अगर यहां तक का है तो LI4, गले के नीचे आ रहा है तो उसने कहा पेरिकार्डियम 6 पॉइंट, और नीचे आ रहा है तो हमने कहा स्टमक 36 पॉइंट, और नीचे आ रहा है तो हमने कहा SP 6 पॉइंट, पीछे एक पॉइंट आया तो उनका आपने कहा LU7, और पीछे आया तो उनका कि आप UB 54, और पीछे आया तो आपने SP 6। तो 3 पॉइंट उधर हो गए, 3 पॉइंट इधर हो गए, 7 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट है। अब हमने इन पॉइंट को भी क्या कर दिया, हमें कुछ नहीं मालूम है कि हम टोन कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्टिमुलेशन, हम कह रहे हैं उसमें हमने मेथी लगा दिया, मटर लगा दिया, जो भी लगा सकते हो, मटर लगा दिया, मेथी लगा दिया, चना लगा दिया, और बीज लगा सकते हैं, जो भी लगा सकते हो। ठीक, फिर हमने देखा, हमने महसूस किया कि मेरी एनर्जी पहले से बढ़ी है, मैं जो हूं, जो कल मैं ठीक था तो आज मेरी एनर्जी घटी हो रही है कि बढ़ी हो रही है, कुछ आइडिया लग रहा है, बड़ा स्लिम स्लिम लग रहा है वो। तो आपने कहा कि भाई हम ये जो बीमारी है ये आई है तो नेचुरली हमारे पास बैकशू पॉइंट है, हमारे पास फ्रंट शू पॉइंट है, हमारे पास ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। हमने कहा कि अगर मुझे महसूस हो रहा कि यार मेरी इस ऑर्गन में कम है तो उस ऑर्गन का कोई सोर्स पॉइंट होगा, उसमें मेथी लगा दीजिए। आपने कहा कि स्टमक है तो स्टमक का ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा, कोई बैलेंस होगा, क्या होगा? बैलेंस है। बैलेंस होगा, तो बैलेंस आपने, तो वुड पॉइंट हमने देखा 43 है, तो वुड पॉइंट में से 1 घटा दिया तो बैलेंस हो गया, तो हमने मान लिया कि ये हमारा सही है। गारबेडर का कोई पॉइंट हुआ तो हमने कहा गारबेडर का पॉइंट शुरू होता है 41 से, तो उससे 40 हो जाएगा, उसमें 1 घटा दिया। यूबी की बात आई तो हमने कहा कि वो
67 66 65 से शुरू होता है तो 64, तो हमने कहा 65 माइनस 1 64, तो हमने कहा 64 होगा। हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर मेथी लगा दिया, डिजिटल पॉइंट कवर किया, ऑर्गन सोर्स पॉइंट कवर किया, लोकल पॉइंट कवर किया, और एक आध हमने बैकशू पॉइंट लगा दिया। एनर्जी घटी तो बैकशू पॉइंट। तो क्या हुआ, हमारी प्रॉब्लम जो है काफी कुछ साल हो रही है। हमने करस्पॉन्डेंस किया, हमने ये पॉइंट लगा दिया, हमको थ्योरी समझनी है और एप्लीकेशन समझना है। हमने देखा कि 3 से 5 हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो 3 से 5 में हमने कहा कि लंग्स की एनर्जी है। तो हमने कहा लंग्स कहीं गड़बड़ है, या तो अधिक है या कम है, या तो डिफिशिएंट या एक्सेस, यही तो होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, LU9 पे हमने कहा कि LU7 दो पॉइंट हमारे पास, LU7 और LU9। हमने कहा LU7 LU9 में दोनों में हमने क्या मेथी लगा दी। हमारा काम काफी कुछ हो गया, आपको लगे ना लगे, ठीक है। तो हमने कहा LU7 और LU9 दोनों मेथी लगा दिया, और हमने कहा कफ आ रहा है, तो फिर हम भूल नहीं रहे डिजिटल पॉइंट को। हमने कहा कि यहाँ थ्रोट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने तुरंत कहा कि हमारे पास ये थ्रोट के लिए कौन सा पॉइंट है, डिजिटल पॉइंट LI4, तो LI4 लगा दिया। तो हमारा काम सॉल्व हो रहा है, हमको मालूम नहीं भी कुछ। हम कह रहे हैं कि बहुत हम जानकारी नहीं करने हैं, हम बहुत अधिक 20-25 वर्ष के प्रोफेसर नहीं है, हम 40 वर्ष के प्रोफेसर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम सिंपल चीज जान रहे हैं। हम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, हमने इतना पढ़ा है, उसको हम यूज कर रहे हैं। उतने से आपका काम सॉल्व हो जाएगा। फिर तमाम सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत आप करते जाएंगे, उन सिद्धांतों का जो पढ़ते जाए उनका सिद्धांतों का पालन करते जाइए, और उन सिद्धांतों को याद रखिए। बस किसी ऑर्गन को टोन सिडेट करना हो तो उस ऑर्गन का 2 अवसर आते हैं, या तो जब वो हाईएस्ट एनर्जी वाले में हो और जब वो लोवेस्ट एनर्जी वाले में हो। आते हैं ना 12-12 घंटे में, बोलिए गर्म मैडम जी जी 12 घंटे पहले। आज अगर 3 से 5 शाम को सवेरे शुरू हुआ लंग्स में, तो 3 से 5 जो शाम को होगा उसमें डिफिशिएंट होगा। लेकिन 3 से 5 में कोई और ऑर्गन होगा जिसका टोनिफिकेशन होगा, जो टोन हो रहा होगा, उस पे पॉइंट पे उन पे पॉइंट लगा देंगे, तो भी आपका दोनों ऑर्गन बैलेंस हो जाएंगे। 3 से 5 आ रहा होगा यूबी, तो यूबी में हम लगा देंगे, तो हमारा लंग्स भी ठीक हो जाएगा और यूबी ठीक हो जाएगा। क्लियर? क्यों इसको हम लोग हॉररी पॉइंट बोलते हैं। फिर आपने कहा, मान लीजिए आपने देखा कि मेरे कोसेक्स में जहां बैठते हैं तो हमको दर्द होता है, हड्डी में दर्द होता है, तो हमारे पास तमाम ट्रीटमेंट और मिल जाएंगे आपको। तो कोसेक्स के लिए हमको कौन सा पॉइंट यूज करना चाहिए, वैसे हमारे पास दिमाग में होना चाहिए। हमने कोसेक्स GB40 है, GB40 GB4 GB 40 40 14 की 40 जी 14 40 अच्छा गाल ब्लैडर जी नहीं हम अभी हम लोग सेमेस्टर 1 में हैं, हम बहुत अधिक नहीं जानते हैं। हम भी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, चर्चा हम सामान्य बात कर रहे हैं। हमारे पास हमने पढ़ा कुछ सिद्धांत 10-11 में फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमने लोअर पढ़ा। पार्ट का डिजिटल पॉइंट देंगे। हाँ नहीं तो वेरी गुड, डिजिटल पॉइंट हुआ हमारे पास, वो हमारे पास SP6 हो गया, जी सर। डिजिटल पॉइंट हमारा SP6 हो गया। ST36 ST36 नहीं हुआ, SP6 हुआ लोअर के लिए। SP6 डिजिटल पॉइंट है। दूसरा हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, हमने पढ़ा हुआ है GB1 पे तो प्रॉब्लम है, तो GB1 की प्रॉब्लम है, तो कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए? गवर्निंग वेसल 26 पर। हाँ तो 26 पे हूँ। 28 पॉइंट है ना, 28 पॉइंट, 28 पॉइंट का 26 से भी तो लगाएंगे। 27 तो अंदर है, मुंह के अंदर
तो हमने कहा कि हमारा अगर GV1 में कोई प्रॉब्लम है, गवर्निंग वेसल 1 में प्रॉब्लम है, तो उसका लास्ट पॉइंट होगा गवर्निंग वेसल 26 या 28। तो हम अगर वहां ट्रीटमेंट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने देखा कि हमारे उंगली में कहीं प्रॉब्लम है, तो हमने कहा कि ये कोई LI का नंबर है, ये इंडेक्स फिंगर में है, तो हमने कहा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये LI1 का पॉइंट है, तो हमने कहा LI20 भी कर देंगे। हमने कहा यहाँ तो नाक में फुड़िया हो रही है, यहाँ पर फुड़िया हो रही है, तो हमने कहा LI1 में कर देंगे। हमने कहा कान के पास कहीं हो रहा, तो हमने पढ़ा हुआ कि फर्स्ट लास्ट पॉइंट, तो हमने उसको SI1 में कर देंगे। मतलब हमने जो भी बहुत नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है उसका एप्लीकेशन तुरंत कर रहे हैं। बस एप्लीकेशन पार्ट यही है, यही हमको समझना है, यही हमारी थेरेपी है। और आप चाइनीज को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अंताक्षरी खेलते हुए आप कर सकते हैं। भाई 4 लोग बैठ जाए, अंताक्षरी खेलिए कि भाई ये हो तो क्या करें, कौन सा पॉइंट लगाएं, तो कोई बोलेगा ये डिस्टल पॉइंट, कोई बोल देगा कि हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कोई बोल देगा हॉररी पॉइंट लगा सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को आप ऐसे समझिए जैसे आपके सामने बिल्कुल नाच रहे हो। नहीं, दे आर डांसिंग बिफोर यू, दे शुड डांस। सारे नंबर जो आपके वाइटल नंबर जो आप बता रहे हैं ना, ये सब जितने शुरू में पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उन्हीं की बात कर रहा हूं, उससे बात नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने आपने पॉइंट पढ़े हैं, अधिक नहीं, केवल कुल मिलाकर 40-50 पॉइंट से अधिक नहीं है। टोटल पॉइंट 40 से अधिक आपको मिलेंगे नहीं जल्दी। एक आध पॉइंट का एप्लीकेशन बहुत कम होगा, 40 से अधिक नहीं है। उनको एप्लीकेशन पार्ट में ढाल दीजिए, पोएम बना दीजिए, है सारे सिद्धांत, फर्स्ट एंड लास्ट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ये पॉइंट, ज़िगलर पॉइंट, ये पॉइंट, इन सबका यूज करिए। तो हम लोग खेमका सर यही कह रहे थे, और यही उनकी थ्योरी में था, यही बार बार कह रहे थे कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने से हमको फायदा होगा, सामने वाले को फायदा होगा, वो ट्रांसफर करेंगे, एक चेन बनेगी, और वो चेन बनेगी तब क्या होगा, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज अपनी बात खत्म कर रहे हैं। अभी दोबारा जो है हम लोग 5 मिनट बाद फिर आते हैं, और तब हम लोग आयुर्वेदिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए